अभिभावक हैं कि जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को वो सीबीएसई का कोचिंग और सीबीएसई का स्कूल तो छोड़ो, बेसिक एजुकेशन भी देने का उनके पास उपाय नहीं है। ये लोग राजस्थान के, तुम लोग पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि उसमें मतलब कि जो लाइफ कल्चर करके एक टॉपिक पहले आता था, जीवन व्यवस्थाएं, है ना। उसमें ये राजस्थान के ये वो मतलब समुदाय से, वो कम्युनिटी से आते हैं कि जो हमेशा कोई एक फिक्स जगह पे नहीं, ये हमेशा क्या है कि माइग्रेट करते रहते हैं। आज इस जगह पे हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, घूम घूम के पूरे देश में। इन लोगों में अस्थिरता नहीं होती है ना। तो इनका काम होता है जादू दिखाना, कुछ मतलब कि जो ऐसे मान लीजिए जंगली जानवर वगैरह, भालू वगैरह लेके, केमल वगैरह लेके ये लोग घूमते हैं, और जो जड़ी बूटी वगैरह कर टाइप करके दवा को बेचना, है ना, ये सब काम होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि भारत के हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन समझते हो ना, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है ना। और इस पे सरकार बहुत लंबा लंबा प्रवचन भी देता है। आप देखोगे जब भी कभी शिक्षा पे संगोष्ठी होता है तो लोग खूब भाषण देते हैं, लेकिन इसके लिए राइट टू एजुकेशन का कोई बात है? इसीलिए प्यारे बच्चों, हम तुम लोग को बार बार क्यों कहते हैं कि सीरियस एजुकेशन का है कि जब तक आप अपने अंदर में पढ़ाई के प्रति आग नहीं लगाइएगा तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पढ़ने में मन हमको भी नहीं लगता था। आज हम तुमको जो भाषण दे रहे हैं ना, हमको भी मन नहीं लगता था। किसको नहीं नींद अच्छा लगता है? सुबह में आँख खोलने का मन करता है? नहीं करता। सबको आराम चाहिए, लेकिन हम लोग उस आराम के विपरीत जब तक अपना मानसिकता नहीं बनाएंगे कि नहीं हमको कोचिंग जाना है, हमको स्कूल जाना है, और स्कूल कोचिंग जाके कुछ ना कुछ पढ़ाई करके फिर से घर पर वापस आना है, तब तक आपके अंदर में वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जो बदलाव के लिए आप यहाँ आए हैं। क्लासरूम में भी हम 12th पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे, कल तो खास करके भर दिन इसी सिलसिला में बीत गया। पढ़ाई समझ में नहीं आता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। पढ़ाई नहीं समझ में आने के पीछे बहुत लंबा और रहस्यमय कहानी होता है। अगर आपको 11th का जब हम लोग यूनिट डायमेंशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल इंडिविजुअल है, वो आपको समझ में आता है। आपको वेक्टर बिल्कुल इंडिविजुअल चैप्टर है, वो आपको समझ में आता है। मैं फिजिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ। आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ में आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको समझ में धीरे धीरे कम होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को किसी तरह से झेलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर उसके जब डेप्थ में जाते हैं तो समझ में, वर्क एनर्जी पावर में भी शुरुआती का 2 दिन समझ में आता है, फिर जब डेप्थ में गए तो समझ में नहीं आता है। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम लोग अपने ब्रेन को उस लेवल पे थ्रस्ट झेलने के लिए रेडी नहीं कर पाए आज तक। आपको उस लड़ाई के लिए आपको अपना मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा, मन में यही सोचना पड़ेगा कि कैसे नहीं होगा, जैसे होगा उसका तरीका क्या है, उस तरीका पे आपको काम करना होगा अपने आप को। तो चलो बच्चों, हम लोग पोटेंशियल को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उस पर हम लोगों का काम थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो आज हम लोग करा देते हैं। कल तो फिर आप लोग के इस बैच का टेस्ट ही है, तो कल आप लोगों का टेस्ट है, फिर मंडे को भी टेस्ट है, तो संडे को भी टेस्ट है। अभी तो लगातार 3 दिन टेस्ट है, तो सैटरडे, संडे और मंडे तीनों दिन लगातार टेस्ट है। तो संडे को तो जो बच्चे मान लीजिए संकल्प बैच वाले हैं, जो जेईई नीट एस्पायरेंट हैं, वो उसमें एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी सैटरडे और मंडे जो है वो आपका बोर्ड बैच, यानी एज पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड को हम लोग कंसर्न करके क्वेश्चन को सेट किए हैं, तो वो बच्चे आप एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर ट्यूसडे से हम लोग जो क्लास है हमारा कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे। आज भी पोटेंशियल पढ़ा देते हैं, कल भी अगर होगा तो कल भी पढ़ा देंगे। क्या कल एग्ज़ाम के बाद रखेंगे क्लास? अगर वैसा होगा दिया जाए तो हमको थोड़ा पैकेज दो, इसमें से हम क्वेश्चंस वगैरह करा देते हैं। आप लोग का संकल्प बैच वाले बच्चों का जो नीट जेईई वाला जो पैकेज है, जब तक आपके हाथ में नहीं आ रहा है वही पल का लेट है। कल सिंगेज वाले आए हुए थे प्रतिनिधि यहाँ पे, जो उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, उनको बुलाए हुए थे। थोड़ा सा वही कंपनी वगैरह सबका है कि पहले 60% पेमेंट भेज देने पे ना, बाकी
वो लोग काम कर देते थे, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, पूरा क्लियर कराइए तभी वेयर हाउस से रिलीज़ होगा। तो कल वो लोग आए हुए थे तो उनको पेमेंट दे के भेजे हैं, तो आ जाएगा, तो आ जाएगा, उसको बनाइएगा, उसके लेके डाउट क्लास के लिए अलग हम अरेंजमेंट कर लें। अच्छा, एक बात हम तुम लोगों को थोड़ा सा एक दो मतलब कि जो एप्लीकेशंस है जिसका हम पहले डिस्कस कर देते हैं। आप याद कीजिए कि जब हम लोग कह रहे तुम लोग पीछे कितना बढ़िया तो ऑफिस में तुम लोग हंस रहा था, आदित्य, आयुष, काय उदास हो तुम लोग? हम तो देख रहे थे कि नीचे वाला ऑफिस में तुम लोग खूब मस्ती कर रहा था, जादू नहीं देखने के लिए मिला इसीलिए उदास हो। अच्छा चलो ध्यान, अब एकदम अटेंटिव। आपको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम पढ़ा रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले जब हम आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे, तो कूलम्ब्स लॉ के पढ़ाने के समय में हमने आपको पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया था कि 1, 2 और 3 डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशनल के लिए हमने आपको लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ाया, 2 डायमेंशन के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ाया, और 3 डायमेंशन के लिए हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को हमने आपको पढ़ाया। वहाँ पे हम आपको जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के टर्म में हमने वहाँ पे आपको फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, कि मान लीजिए कोई हमारे पास एल लेंथ का रॉड है, या उस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, रॉड का लेंथ भी मालूम नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको उस पर लीनियर दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, इसके लेके भी हमने आपको निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे मुझे लगा कि जब आप लोग, मैं टॉपिक का डिस्कस भी करता हूँ और इसी पे क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, चूँकि बच्चे लोग क्वेश्चंस पूछे तो उनको बता दिए, लेकिन वो लगा कि वो फार्मूला सर बताए नहीं है, तो मुझे लगा तुम लोग कर लोगे, लेकिन हम फिर से बता देते हैं उसको, कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास चार्ज रॉड है, चार्ज सरफेस है, या चार्ज मान लीजिए कि कोई बॉडी है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब हो गया आपका कि कोई रॉड है जिसका लेंथ आपको गिवन है और उस पर क्यू चार्ज दिए हैं, और वह क्यू चार्ज उसके पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू बाय एल इक्वल टू लेमडा होता है, और इसको लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी पे हम चार्ज दिए और वह चार्ज उसके पूरे एरिया में, पूरे उसके सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उस समय क्यू बाय टोटल एरिया। तो मान लो अगर बॉडी अगर तुम्हारा स्फीयर के शेप में है, तो स्फीयर का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर आपका, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो बॉडी पे हमने चार्ज दिया है उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो के पूरे उसके वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो क्यू बाय, यानी जितना आप चार्ज दिए हैं और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना होता है, अगर मान लीजिए स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम पढ़े हो ना, तो वो आपको जो देगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज लेके देगा। क्या देगा? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे ध्यान देते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग चीज़ों को, कि अगर मान लीजिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसके कारण आपका पोटेंशियल क्या होगा। तो लिखा जाए, हेडिंग बनाइए तो, कि पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू continuous distribution of charge, potential due to continuous distribution of charge। ठीक है, पहला लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बात और, हम अभी आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो लिखा रहे हैं, लेकिन आपको मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज का अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए उसको हम लोग स्मॉल वैल्यूज़ पे जब डिस्कस करेंगे, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीट होता है ना। यानी डिस्क्रीट का मतलब कि अगर किसी रॉड पे अगर आपने चार्ज को दिया है तो वो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। किसी एक फिक्स्ड लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, किसी फिक्स्ड लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन हम उसको ओवरऑल, यानी कैलकुलेशन के पर्पज़ से, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पर्पज़ से, या और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल के कारण हम उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग कंटिन्यूस ट्रीट करते हैं। अब जैसे अभी इस क्लासरूम में
हमने टोटल जो बेंच डेस्क लगाया है, इच जो बेंच डेस्क है वो 4 बच्चों को बैठने के लिए कैपेबल है, वो 4 बच्चे उस पर कम्फर्ट रूप से बैठ सकते हैं। लेकिन क्या सारे बच्चे इस क्लासरूम में इक्वल ऐसे अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं? किसी बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी पे 4 बैठे हुए हैं, किसी पे 3 बैठे हुए हैं, कुछ बेंच खाली है। तो अगर हम स्टूडेंट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस क्लासरूम के बेंच डेस्क पे बोले तो वो डिस्क्रीट है। क्या है? लेकिन अगर इस क्लासरूम के बाहर अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्लासरूम में टोटल बच्चों को बैठने का सीट हमारे पास 70 है, लेकिन उसमें आज बच्चे 60 बैठे हुए हैं, तो हम तो 70/60 करेंगे, सॉरी 60/70 करेंगे। तो बोलेंगे पर स्टूडेंट एक सीट से ज़्यादा उनको हिस्सेदारी मिली है, हाँ या ना? लेकिन एक्चुअल में तो एक स्टूडेंट तो अपना एक ही सीट पे ना बैठेगा, एक स्टूडेंट 2 सीट पे बैठ सकता है। लेकिन क्या है कि पूरे होल ओवर की बात करते हैं तो उस समय हम इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रीट करते हैं। फॉर सिमिलर चार्ज के लिए भी यही होता है। तो लिखा जाए इफ़, पहला पॉइंट, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if the charge is distributed uniformly, if the charge is distributed uniformly along a line L, then, अब देखो तो, अब मान लो चार्ज जब आपका यूनिफॉर्मली, ध्यान से सुनो, जब ही आपको देखा, अब यहाँ along a line ना बोले, सिर्फ यहाँ पे यही चेंज होगा, along a line, along the surface, along the volume। सुन रहे हो ना? या तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के अकॉर्डिंग हुआ है, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हुआ है। तो जब लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आपका दिया हुआ रहेगा तो आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा वैल्यू लेमडा। क्या दिया हुआ रहेगा? और लेमडा को बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंस इन यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी किसी बॉडी के यूनिट लेंथ में जो अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल होता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। और लेमडा इक्वल टू, ध्यान से सुना यहाँ पे बाबू रे, कि लेमडा इक्वल टू होता है dQ/dl, dQ/, तो यहाँ से जो चार्ज निकालोगे तुम तो dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dl, हाँ या ना? तो ये तो आपका यूनिट लेंथ के लिए ना हो गया। और टोटल लेंथ के लिए अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ या ना? तो चलिए लिखा जाए, ये बात लिख लो, dQ इक्वल टू लेमडा इंटू dl, dQ इक्वल टू लेमडा इंटू dl। ठीक है, तो अब चलिए लिखा जाए अब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पॉइंट का नाम दे दें, पॉइंट का नाम P दे भी सकते हो और ज़रूरी भी नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, due to continuous charge distribution is, अब देखो तो यहाँ क्या करोगे? अब हम लोग स्मॉल चार्ज ना है तो dV ना निकालोगे। क्या फॉर्मूला पढ़ाए हैं? 1/4πε0 चार्ज ना, तो dQ/, अच्छा जितना डिस्टेंस, अब मान लो एट अ पॉइंट, अब दैट पॉइंट इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जिस पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो वह पॉइंट अगर बॉडी से आर डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला हम पढ़ाएं आपको। तो क्या है कि यहाँ पे जब हम चार्ज स्मॉल लिए हैं, चूँकि हमारा पोटेंशियल जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना बड़ा होगा उसके द्वारा पोटेंशियल उतना ज़्यादा जनरेट होंगे। तो यहाँ पे हम जो चार्ज लिए हैं Q, तो यहाँ पे DQ यानी स्मॉल चार्ज हम लोग लिए हैं। और स्मॉल चार्ज क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कोई L लेंथ का रॉड है, उस पर हम लोग Q चार्ज अगर दिए हैं तो वह Q चार्ज तो उसके पूरे लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके यूनिट लेंथ में तो DQ ही हिस्सा होगा, हाँ या ना? तो DQ जो हिस्सा होगा, तो अब हमारा है कि DQ चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, तो DQ चार्ज के कारण क्या कि हम लोग dV निकाले हैं, dV इक्वल टू 1/4πε0 dQ/r।
अब हम नहीं करेंगे टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो कि मान लो कि चार्ज बॉडी से r डिस्टेंस पे, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, देन तो क्या करोगे, अब तो भी ना निकालोगे, तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। क्या बोले हैं, ध्यान से अभी सुनना है, जो बच्चे खास करके बायो के हैं उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेके बहुत बड़ा दिक्कत चलता है। आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब अभी के लिए इतना ही समझिए कि जब बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू निकालना होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं, और जब छोटे वैल्यू से बड़ा वैल्यू निकालना होता है इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी तो ऑलरेडी आपको छोटा वैल्यू निकाला हुआ है ना, अब क्या कर रहे हो, पहले तो आपने यूनिट लेंथ में जो चार्ज अवेलेबल था उसके कारण पोटेंशियल निकाले हैं, अब आप पूरे रॉड के कारण, पूरे चार्ज रॉड जिसका लेंथ है उसके कारण निकाल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग ही ना, यहाँ डी भी लगाओगे ना, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाय आर, सुन रहे हो जी, डी क्यू बाय। अब तुम ही लोग बताओ कि डी क्यू इक्वल टू, तुम पहले ही तो ऊपर में ये बात लिख लिए हो ना, अरे हाँ या ना, तो चलो तो यहाँ से फिर से आपका आ जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन L 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा इंटू DL बाय R, हाँ या ना। पॉइंट P मान लीजिए कि इससे आपका डिस्टेंस पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट ना है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग K से भी डिनोट करेंगे, और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब पढ़ाए हुए हैं, जिनका छूट गया है उनको बैकअप क्लास देंगे, हो जाएगा। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर में वही वैल्यू को हम लोग रखते हैं कि जो वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। कांस्टेंट जो है वो ना डिफरेंशिएशन के इनसाइड में रहने का कोई मतलब है और ना ही इंटीग्रेशन का। अब यहाँ से आपका आ जाएगा लेमडा DL। समझ में आया, समझ में आया, नोट करो, नोट करो थोड़ा जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनो, ये तो हमारा क्या डिस्कस किया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जब पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द लेंथ का ये फॉर्मूला आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका अलोंग द सरफेस हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DS, और अलोंग द वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू DV, और जब यहाँ पे DS लगाएंगे तो यहाँ S, यहाँ DV लगाएंगे तो यहाँ कुछ है इसमें, if the distributed charge, या if the charge is distributed, 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 if the charge is distributed uniformly over the surface, if the charge is distributed uniformly over the surface, uniformly over the surface, then देखो तो dq इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू DS, हाँ या ना, अरे नहीं बोल रहे हो, तो देन अब देखो तो पोटेंशियल निकालोगे ना, तब पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ना, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या पहले के इतना डिस्कशन करना जरूरी है, तो सिग्मा इंटू DS और डिवाइडेड बाय। एक बात तुम लोग हमको बताओ कि लेमडा का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेमडा का कूलम पर मीटर, और सिग्मा का कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्यू बाय एरिया हुआ ना, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना, ये ध्यान रखना कैलकुलेशन। चलो इसको नोट कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करके कंप्लीट करो इसको। संध्या कहाँ है रे, आज कल भी नहीं आई थी, आज क्यों नहीं आई,
हो गया, आगे बताऊं? अच्छा अब चलो तो कि इफ़, अब इसी में फिर से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ना, कि इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको नोट करने के बाद, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली over a volume V, if the charge is distributed uniformly over the volume V, then क्या dq इक्वल टू क्या, रो इंटू डी वी। तो फिर क्या करोगे अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन भी रो इंटू डी वी बाय आर, रो इंटू डी वी बाय आर। अब देखो पोटेंशियल जो हम लोग निकाले, तब पहले पोटेंशियल जो हम लोग पॉइंट पी पे निकाले तो ग्रुप चार्ज के कारण निकाले। फिर ग्रुप चार्ज को अगर मान लो तुम, पहले तो देखो क्या हम लोग निकाले हैं, V इक्वल टू, याद करो, समेशन I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू 1/4 पाई QI बाय RI, किए ना जी। तो मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमको नहीं दिया हुआ है, सुन रहे हो ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, देयर इज एन नंबर ऑफ चार्ज, देयर इज एन नंबर ऑफ चार्ज and keep at distance r1, r2, r3 डॉट 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 rn from the point P, यानी जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से जो हमारा n चार्ज है वो r1 के डिस्टेंस पे, r2 के डिस्टेंस पे, r3 के डिस्टेंस पे, r4 के डिस्टेंस पे और rn के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तब जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो ये फॉर्मूला। अब इसी में बात करते हैं कि इसी के बारे में बात करते हैं कि एक तो आपका ये क्या हो गया कि एक सिंगल चार्ज के कारण उसके कारण हुआ। अब वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर अगर हुआ है तब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन एल लेमडा डी एल बाय आर। फिर आगे बढ़ो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है ना। तो चलो, तो अगर तुमको इस टाइप का अगर प्रॉब्लम अगर दे दिया जाए तो टोटल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। कुछ है इसमें कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कि जो लीनियर में हुआ तो हमारा ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस में हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हुआ, या आपको n नंबर ऑफ चार्ज दिया हुआ है तब आपको पोटेंशियल निकालना है ये। और पोटेंशियल के बारे में आपको हम बताएंगे कि इसका वैल्यू 0, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों होता है। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो उसके कारण जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे वो पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज आपका निगेटिव है तो उसके कारण जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे वो निगेटिव होगा। और जब हम टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं तो सिंपल है कि इफ़ देयर इज ए n नंबर ऑफ चार्ज एंड देयर इज ए पोटेंशियल ड्यू टू द n नंबर ऑफ चार्जेस, देन एट पॉइंट P टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, यानी अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स के कारण उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किए गए हैं उन सब का जो अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो आपका नेट पोटेंशियल के वैल्यू के इक्वल होगा। समझ गए? नेक्स्ट हेडिंग, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इसको माइंड में रखेंगे, है ना। चलिए सुनो, सर ये कहाँ पे काम आएगा, तो कभी आपको बोल देगा कि जो आपको सेपरेट निकालना है। सुनो, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्ज है Q1, n नंबर को छोड़ो ना, 5 ही चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो पहले बोलेगा कि अगर वो पॉइंट P से R1, R2, R3, R4, R5 डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल कितना होगा। बोलेगा अगर वही चार्ज किसी रॉड पे अलोंग द लेंथ में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कितना होगा। अगर वही चार्ज किसी स्फीयर पे ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना होगा। वही चार्ज किसी रॉड किसी सरफेस पे इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कितना होगा। और इन सारे केसेस में जो अलग अलग पोटेंशियल हुआ है उस सब का सम कितना होगा, तब ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ऐसे इस फॉर्मूला का सेपरेट कोई यूज़ क्वेश्चंस बनाने में नहीं है।
थ्योरी के लिए, जानने के लिए इसका डिस्कस हम आपको कर दिए। आगे बढ़े अब, चलिए चलो बाबू अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। कोई दिक्कत? लेट अ, मेंशन कर लो, लेट अ चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, let a charge rod of length L and charge Q uniformly distributed on it, and charge Q uniformly distributed on it। अब चलो तो ध्यान दो, पहले हम लोग चार्ज रॉड लेते हैं। तो इस पे बाबू रे बात करते हैं कि अभी हमारा पॉजिटिव चार्ज, चूंकि चार्ज के बारे में हम लोग, अच्छा जनरल जो कैलकुलेशन हम लोग कभी भी थ्योरेटिकली करेंगे ना, तो निगेटिव, ऐसे भी लोग क्या है, एग्जाम्पल तो सुने ना कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचें। नाव पे बैठे हुए हैं और नाव में अगर होल भी है तब भी ये सोचें कि नदी पार कर जाएंगे, ये कभी ना सोचें कि आधा रास्ता में नाव डूब जाएगा। फिजिक्स भी इसी बात पे ध्यान रखा है, पोटेंशियल हमको पॉजिटिव चार्ज के कारण भी पढ़ना है, अब पोटेंशियल हमको नेगेटिव चार्ज के कारण भी पढ़ना है, लेकिन सारे कैलकुलेशन में देखता होगा कि पॉजिटिवली चार्ज लिया जाता है, यानी ये भी कहता है कि सिर्फ सकारात्मक सोचें। जब सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचें, है कि नहीं? होना जो होगा वही होगा, लेकिन जब सोचना ही है तो सकारात्मक सोचें। अब मान लो इसरो के द्वारा विक्रम लैंडर का लॉन्च किया गया है ना, याद है कि नहीं? उसके बारे में लॉन्चिंग के लिए पूरा पहले से साइंटिस्ट लोग पूरा प्लान कर रखे थे कि भाई हम लोग इस बार एकदम सक्सेस कर जाएंगे, और पूरे दुनिया का हम लोग पहला वो कंट्री बनने वाले थे कि जो विक्रम लैंडर को लॉन्च करके, और किस प्लैनेट पे भेजना था? मार्स पे। क्या हो गया कि अपना भाई इतना ना ज़्यादा हम लोग सकारात्मक सोच रहे थे कि अपना प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाने तो वो हेयर एंड देयर पहुँचे, पूजा पाठ हर कार्यक्रम आयोजित करके लॉन्च कराए, और हम लोग बहुत दिन इंतज़ार भी किए, लेकिन पता चला कि लास्ट टाइम में उसका जो कंट्रोल था वो कंट्रोल से बाहर हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर साइंटिस्ट लॉन्चिंग से पहले ही अगर ये सोच लेता कि यार मार्स पे भेजना मुश्किल है, क्या वो इतना दिन रात मेहनत करता? नहीं करता, है ना? इतना दिन रात मेहनत नहीं करता। इतने ज़्यादा उसके लेके मान लीजिए कि टेलीविज़न पे कवरेज नहीं दिए जाते, क्योंकि जानता कि भाई बाद में फेल होगा ही होगा। पहले सकारात्मक सोच के ही कोई काम होती है। हम अभी इंस्टीट्यूट ओपन किए 2015 में, हमारे पास मात्र 2 बच्चे थे और 2 बेंच डेस्क था। हमारे आसपास में और उस समय समस्तीपुर में बच्चों की संख्या लगभग 50,000 बच्चे समस्तीपुर जिला में उस समय 11-12 में पढ़ते थे। अब जब 11-12 में इंस्टीट्यूट समस्तीपुर में 50,000 बच्चे पढ़ रहे हो और तब आप 2015 में इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो आपके पास मात्र 2 बच्चे और 2 बेंच डेस्क था। यहाँ पे जब हम अपने अकॉर्डिंग क्लासरूम ढूंढने के लिए निकले तो हमको कहीं क्लासरूम मिलता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर कॉर्पोरेट बिल्डिंग नहीं बना हुआ था। लेकिन क्या कि हमने एक रूम, जो आप लोग कभी कभी मैथ्स पढ़ने जाते हो, छोटा वाला रूम, उसमें हम पढ़ाते थे, और यही हम सोचे थे कि ये 2 बच्चा है ना, अगर ये 2 कम्पीट कर जाएगा ना तो ये 2000 हमको कर देगा, और यही सोच के पढ़ाना शुरू किए। विदिन 2 मंथ्स वो क्लासरूम फुल हो गया। फिर हम लोग बिल्डिंग ओनर से बात की, ये जो फ्लोर है ये हमारे आने के बाद बनाया गया, जब हम लोग इनको एडवांस किए तो फिर ये पूरा फ्लोर हमारा ये बना। फिर ये क्लासरूम कंप्लीट हो गए तो नीचे में एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस था, बाय लकली वो भी चला गया तो वो भी ले लिए। अगर कोविड नहीं आता तो पूरे बिल्डिंग में आज इंस्टीट्यूट चल रहा होता। तब समझिए कि 2 बच्चे होते। अगर मैं ये सोचता कि मैं NIT से आया हूँ, मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है, हम आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, वहाँ पे हमको इतना ही देर का इतना पैसा देता था, मैं समस्तीपुर में कैसे सर्वाइव करूँगा? तो क्या आज आप हमसे पढ़ रहे होते, हम आपको आज पढ़ा रहे होते? ये हमको पता है कि मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट का सीट बहुत कम है, ये हमको पता है कि IIT में सीट बहुत कम है, ये हमको पता है कि NIT में सीट बहुत कम है, लेकिन कम जिसके लिए उसके लिए, मेरे लिए ही कम क्यों है?
अरे इस कंट्री में जो बच्चा जन्म लेगा सबके लिए आईआईटी का सीट उतना ही ना रहेगा। ऐसा नहीं कि स्पेशली तुम्हारे लिए ही कम है, स्पेशली तुम्हारे लिए ही ये चीज़ बनाया गया, सबके लिए है। तुम क्यों ऐसा सोचोगे कि तुमसे नहीं हो सकता है? तुमसे भी होगा। उसके लिए एक बार प्रयास तो करो, उसके लिए एक बार प्रयास तो करना जरूरी है ना। हाँ, प्रयास में कभी कभी सब बच्चों के पास इक्वल एनर्जी नहीं है। सबके पास अगर समान ऊर्जा होता तो हर व्यक्ति एक ही जैसा ना बन जाते। सबके पास अलग अलग ऊर्जाएँ हैं। अब अभी मान लीजिए कि हम लोग स्कूल कॉलेज जाने के बाद भी उतना ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं करते हैं जितना कबीरदास बिना स्कूल कॉलेज गए हुए ही वो इतने बड़े ज्ञानी और उन्होंने इतने सारे चीज़ों के बारे में, सोसाइटी चेंजिंग के बारे में सोच लिया। आज मान लीजिए कि आप लोग वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले के टाइम में तो स्कूलें नहीं था, फिर कैसे वो पढ़ ली? तो परिस्थिति हमेशा रहता है, चुनौती हमेशा रहता है कि कभी घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी मान लीजिए कि जो कोई और प्रॉब्लम के कारण, प्रॉब्लम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ वाला प्रॉब्लम है, कल आप मेरे जगह पे आओगे तो आपका प्रॉब्लम का तरीके ही बदल जाएंगे, फिर और भी आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति से मिलो आप पूछो कि तुम्हारी समस्या, वो जो काम कर रहा है उस काम में उसको बहुत सारे ढेर सारी समस्याएं हैं, तो क्या करेगा? वो काम को छोड़ देगा। तुम जाके अभी डीएम साहब से आज मिलो और उनसे बात करो कि क्या आपको समस्या है, सुनो, उनका सुनोगे तो तुमको लगेगा मेरा कोई समस्या नहीं है। जो मान लो कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को एक सफल डॉक्टर और एक सफल इंजीनियर बनने के लिए, कभी एक सफल डॉक्टर से बात की हो कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंज है? पेशेंट आते हैं, उनका काम क्या है कि बेस्ट ट्रीटमेंट देना। पेशेंट को वो एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, वो सकारात्मक सोच के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि इसको हम ठीक करके खुशी खुशी घर भेजेंगे, लेकिन 10 में से 1 केस खराब भी होते हैं। तब जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ मारपीट होता है, तो क्या वह सोच के हॉस्पिटल बंद कर दे? वो ये सोचे कि हम इतना मेहनत से इसका ट्रीटमेंट किया और हमको गाली सुनने को मिल रहा है, तो ये सोच के वो बंद कर देगा? नहीं, फिर भी वो अपना काम जारी रखता है। इसी तरह से आपको पढ़ाई में 10 टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना, 10 का 10 आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमको भी समझ में नहीं आता था। हमारे ब्रेन का स्टेबिलिटी और आपके ब्रेन का स्टेबिलिटी में, दोनों में बहुत अंतर है। वो आप भी जब मेरे एज में आओगे तो हमसे बेहतर आप फिजिक्स जान जाओगे, लेकिन अभी आप नहीं जान रहे हो। तो 10 टॉपिक में 5 टॉपिक समझ में आएगा, 5-6 टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। इसका मतलब पढ़ाई से मुकर जाना है, पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई छोड़ देंगे तो जो 5 समझ में आ रहा है वो भी समझ में, लेकिन लड़ते रहिएगा ना तो 5 से कभी ना कभी 6 जरूर होगा, 7 जरूर होगा। और आप लोग 12th में हैं, आप लोग अपना एक इतना बढ़िया रूटीन बनाइए कि हमको समझ में आए या ना आए, किताब पढ़ने के बाद हमको नींद आए चाहे जो आए, कंटिन्यू 4 से 5 घंटा हम घर पे बैठेंगे बुक के सामने में, हम उसको देखेंगे। आप देखिए ना, 4 दिन 5 दिन कीजिए। फर्स्ट डे जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, अचानक आपके मन में बहुत सारी बेचैनी होगी, आपको लगेगा हम इसको बंद करके तुरंत हम गेट से बाहर भाग जाएं, फ़ोन चलाने का मन करेगा। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए और आप फिर से प्रयास कीजिए कि हमको पढ़ना है, हमको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, और कंटिन्यू आप कीजिए। 1 सप्ताह के बाद देखिएगा आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा, 1 सप्ताह के बाद। कोविड के बाद से पूरे बॉडी में हमको इतना पेन रहता है, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बात किए लोगों से, दवा खाए ठीक ही नहीं होते हैं। हम यहाँ से ऑफिस में जाते हैं ना तो पैर में यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ पे दर्द, यहाँ सारा दर्द आ जाता है। अभी क्लास में है, बस तुमको सच बता रहा हूँ कि मेरे शरीर में कहीं दर्द ही नहीं है ना। तो काम का एक जुनून होता है, यही जुनून आप अपने अंदर में लाइए, तभी होगा। वास्को डिगामा के अंदर में एक जुनून था, तभी ना वो इंडिया को खोज दिया जी। उस समय तो शिप भी मजबूत वाला नहीं था। अगर उस सोचता कि बीच समंदर में इतना बड़ा समुद्री तूफान आएगा, मेरा नाव ही डूब जाएगा, वो कभी नाव पे आता और कभी इंडिया आता। अंग्रेज 1706 ईस्वी में गुजरात के मान लीजिए कि जो पोर्ट पे पहुंच गया, अगर वो ये सोच के वहाँ से नहीं निकलता लंदन से बाहर, तो पूरे दुनिया पे अंग्रेज राज किया। आप समझिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक और सबसे ज़्यादा डेवलपर कौन है दिमाग से? वो लोग पूरे दुनिया पे राज किया। कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ पे अंग्रेज का शासन नहीं था। अभी वो एक आध को देश को आज़ाद करते रहता है? तो ऐसा सोचोगे तब ना होगा। क्या हुआ? क्या कर रहा है वो? हाँ, क्या बोल रहा है? अंग्रेज नाम है इसका। तो यही ना बोले कि बताओ पूरा इतना किया। तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करो, और पढ़ाई में समझना नहीं समझना
क्रिकेट ही खेलने जाओगे तो सब बॉल पे 6 मार दोगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब मान लो बैटिंग कर रहा होता है तो उससे तुम्हारा क्या उम्मीद है? कभी सोचते हो कि वो आउट हो जाए? तो क्या उस सामने वाला जो बॉलर है वो इतना दुर्भाग्य जन्म लिया है कि उसका सब बॉल पे 6 ही पिटोगे? तो क्या होता है अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को बॉलर को मार के बर्बाद कर दे इंडियन टीम, हैं? और जब अपना टीम अगर बॉलिंग करेगा तो नहीं, 6 बॉल पे 6 विकेट लो। ये क्या है? सकारात्मक सोच है ना। फिर अपने लिए काहे ना सोचते हो? टीम इंडिया के लिए मोदी से, सॉरी धोनी से, मोदी जी से कहा है, धोनी से तुम्हारा मान लो कि जो उम्मीद है कि हर बॉल पे 6 करे, और तुमसे खुद को उम्मीद नहीं है कि हर न्यूमेरिकल्स को हम खुद से बनाएं, हर सब्जेक्ट पे हम पकड़ बनाएं। तो इसीलिए बाबू जो फीलिंग्स हम दूसरों के लिए रखते हैं वो फीलिंग्स आपको खुद के लिए जनरेट करना होगा। और देखिए ना, आप हो जाइएगा। पढ़ाई थोड़ा सा मेहनती काम है, इसीलिए सब कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आपको जब मौका मिला है तो करो। तो पूरा सब लोग हम लोग भिड़े हुए हैं, कोई कुछ पूछते हो नहीं, बाद में कहते हो ये समझ में नहीं आया। पूछो, नहीं बताएंगे तब ना। चलो, तो अब हम लोग क्या बताएं कि एक हम लोग चार्ज रॉड लिए हैं, तब पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोल रहे थे कि एकदम हमेशा सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। रॉड का मान लीजिए कि लेंथ है L और इस पे जो चार्ज हम लोग लिए हैं वो Q। इस रॉड से, ध्यान से सुनना है, इस रॉड से पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये डिस्टेंस हम लोग कितना मान लेते हैं? R। बोलो जल्दी, क्या मान लेते हैं? R। अब यहाँ पे बाबू हम लोग क्या बात करते हैं कि इस पे कोई स्मॉल लेंथ, ध्यान से सुनना है, ये क्या मान लिए? DL। अब इस DL के हिस्सा में कितना चार्ज आएगा जी? क्योंकि इस पे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा मान लेंगे, और लेमडा इक्वल टू क्या? Q बाय L, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेमडा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इस पे एक स्मॉल लेंथ की बात की, वो लेंथ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि dv, यानी स्मॉल चार्ज एलिमेंट, यानी इस पूरे रॉड पे एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट का हमने इमेजिनेशन किया कि जिसका लेंथ dl है और उस पे चार्ज आपका dq है, और जो पॉइंट P से x डिस्टेंस पे है। तो अब हम पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट dq इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलो जल्दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय x। नहीं बोल रहे हो? dq बाय, और बाद में बाबू रे यहाँ पे हम लोग dq के जगह पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, dq हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग कि देयरफॉर टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे नोट कराऊंगा मैं कि टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब बताओ क्या हो जाएगा? L इक्वल टू तो आपका 0 से लेके L इक्वल टू L तक ना, और क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय x। हाँ या ना? समझ में आया? तो चलो बनाओ डायग्राम। तो बना लिए, नोट कर लिए। अब चलिए यहाँ पे अब ध्यान देना है कि सिंस, देखो तो बोरे, सिंस dq इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा लेमडा dx। तुमने x लिया है ना, सॉरी ये तुमको x लेना होगा, इसको dl नहीं तो फिर तब इसको l मानना होगा। तो dx हम लोग लिए हैं स्मॉल लेंथ, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या बोली? हाँ, रॉड का लेंथ है, टोटल रॉड का लेंथ है। तो अब अच्छा, तो ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये अगर रॉड को पॉइंट चार्ज अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तब ये आ जाएगा। तो यही हम वैल्यू आपको इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा? Q बाय L, क्योंकि टोटल लेंथ आपका यहाँ पे L है और टोटल चार्ज उस पर कितना दिए हैं? Q। तो Q बाय L इंटू dx। तो देखो यहाँ पे भी इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 से L 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या Q बाय L dx बाय
एक्स, ये आएगा ना। तब चलो यहाँ पे 1/4π∨, Q/L, इसको हम लोग लेमडा लिख दें, इसको लेमडा ही लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से L और लेमडा इंटू dx/x, इसका तुम इंटीग्रेशन कर लोगे तो तुमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अब तो ये बात, ये हमारा तब का कैलकुलेशन हुआ कि जब हम इस रॉड को एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे या dx हम लोग लेंथ। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लेंथ का वेरिएशन आपका कैसे होता है। अगर मान लो ये रॉड इस r डिस्टेंस मतलब पॉइंट P से बहुत दूर नहीं है, तब आपका इसका जो एक एंड है वो तो L = R है, सॉरी x = R है, और दूसरा एंड जो है उसके लिए x = क्या हो जाएगा, R + L नहीं होगा, पूरे यहाँ से यहाँ L है ना, और इसमें R ऐड हो जाएगा ना। तो तब देखो तुम्हारा v = यहाँ पे यूज करोगे कि x = R से लेके x = L प्लस नहीं बोल रहे हो 1/4π∨, लेमडा dx/x होगा ना जी। अब चलो यहाँ पे k लेमडा बाहर ले लें, k लेमडा को बाहर ले लेंगे ना, और जब k लेमडा को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन x = R से लेके x = L प्लस R और dx/x क्या होता है इसका, k लेमडा log e होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e। और यहाँ पे आप यूज करेंगे, आपका आ जाएगा क्या, सॉरी log ex, और यहाँ से आपका ये r और ये आपका l प्लस r। तो देखो k लेमडा log, पहले अपर लिमिट पुट करोगे ना, तो l प्लस r और माइनस log e r करोगे ना, तो इसको हम लोग k लेमडा log बेस e l प्लस r बाय r नहीं लिख सकते हो। ये तुम्हारा पोटेंशियल का वैल्यू, नोट करो। अच्छा, लेमडा के जगह पे क्या पुट करोगे, हाँ log बेस e l प्लस r बाय r। समझा, कोई दिक्कत, चलो कर लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, ये तो आपका पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, सब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सब का पढ़ाए हुए हैं। अब पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हेडिंग दीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। चलो नोट करो, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। पहला पॉइंट, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। चलो एक हम लोग यहाँ पे ध्यान देना बाबू, हम लोग एक रिंग ले लेते हैं जिसका सेंटर O, रेडियस R। कोई दिक्कत, इस पे मान लीजिए कि हमने Q चार्ज दे दिया, तो चार्ज जब मैंने Q दिया तो रिंग पे पूरा मान लीजिए कि आपका ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो रिंग में तो आपका एरिया की तो बात करेंगे नहीं, रिंग में एरिया की बात करेंगे, लेंथ का ही बात करेंगे। तो इसका जो लेमडा = हो जाएगा Q/, हाँ या ना, Q/2πr टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज इस पे Q दिए हो, रेडियस इसका R है, तो रिंग का लेंथ कितना होगा, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, और सरकमफेरेंस = क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस रिंग पर स्मॉल चार्ज एलिमेंट का इमेजिन करते हैं। तो टोटल लेंथ अगर मान लीजिए कि इसका हम लोग टोटल लेंथ अगर मान लेते हैं कि 2πr है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेंथ और स्मॉल चार्ज की बात करते हैं कि dq हो सकता है कि इसका यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है, और इसका लेंथ कितना है जी। तो अब इस पॉइंट O पर इसके कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसके कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा तो वो v = आपका क्या आ जाएगा, k dq
बाय आर, हाँ या ना, Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे हम लोग टोटल के कारण जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, हाँ या ना, तो या तो चार्ज के अकॉर्डिंग आप करोगे तो चार्ज का आप इंटीग्रेशन करोगे, नहीं बोल रहे हो, तो चार्ज का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से K dq बाय कैपिटल R, तो यहाँ से क्या आ जाएगा K Q बाय R। ठीक है, करूँ ना। अब आगे नेक्स्ट पोर्शन बताएं इसका। अगर मान लो, ध्यान दो बाबू रे, ध्यान से समझना है इसको। अगर मान लो इसमें कि टोटल इसका लेंथ तो हम लोगों को मिला हुआ है, हाँ या ना, और टोटल इसको और भी, ये तो मान लो यहाँ पे चार्ज, इसका अगर मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को लेमडा अगर मिलता, क्या मिलता है, लेमडा, तो यहाँ पे देखिए तो अगर क्यों ना देखे, हमको यहाँ पे क्या दे दिया है इसके बदले में लेमडा, तब भी हम लोग मानते हैं यहाँ पे चार्ज एलिमेंट इस पे डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू जब ही आप निकालते तो लेमडा इंटू, तो देखो तो भी इक्वल टू, ध्यान देना बाबू रे, ये तो स्मॉल भी ना निकाले थे, स्मॉल डी भी ना, ये बात नोट कर लेना, स्मॉल डी भी। फिर यहाँ से जब तुम डी भी निकालोगे, ध्यान देना, डी क्यू बाय आर ये करोगे ना, तो देखो तो डी क्यू के जगह पे क्या पुट करोगे, लेमडा इंटू डी एल बाय आर, हाँ या ना। अब चलो तो यहाँ पे आपका टोटल जब पोटेंशियल निकालोगे तो इंटीग्रेशन के लेमडा डी एल बाय आर, आर का वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेमडा का वैल्यू भी कांस्टेंट है, के का भी वैल्यू कांस्टेंट है। वेरिएशन किसका होगा, लेंथ का, जीरो से कितना तक जी, कोई दिक्कत, बन गया। अब लेंथ कैसे जीरो, तो यहाँ देखो लेंथ तुम यही लिए हो ना वेरिएशन, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो पूरा घूमेगा नहीं, यहाँ तक न होगा, तो इसको तुम L इक्वल टू यहाँ पे तुम जीरो कर सकते हो, लेकिन पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, तो जीरो से लेके 2 पाई आर। चलो जो इच्छा करे, जैसे मतलब एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि सर ये मेथड आप बताए हैं तो इसी में बनेगा, है ना, हम इसको इस मेथड से भी हम लेंथ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हमको लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज रिंग का दिया हुआ रहे, या ये बोल दे कि एक चार्ज रिंग है जिसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो लेमडा है और उसका रेडियस इतना है, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल के वैल्यू क्या होंगे, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज रिंग पे आपको रेडियस उसका दे दिया और चार्ज का वैल्यू दे दिया, तब आपको पोटेंशियल बोलेगा, तो आप सुन रहे हो। चलो एक बात और, चार्ज रिंग के इनसाइड में, अरे सुन रहे हो ना, चार्ज रिंग के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होता है। तो हम तुम लोगों को E इक्वल टू माइनस डी वी बट्टा डी आर पढ़ाए ना जी, नहीं पढ़ाए, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल तुम्हारा कांस्टेंट ना हो गया, इस पॉइंट ओ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जब तुम डिफ्रेंशिएशन निकालोगे डी वी बट्टा डी आर, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी चार्ज रिंग। अभी यहीं से तब समझना है कि किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू ज़ीरो होते हैं, लेकिन पोटेंशियल के वैल्यू ज़ीरो। चलो हाँ, तो तनी कंसंट्रेशन बनाओगे तब ना, हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे, तुम देखता है नीचे, तो कैसे काम चलेगा। अभी तुरंत ना बोले, प्रयास करोगे तब ना, अब प्रयास हर हाल में करना होगा। ऐसा मत सोचना कि हमको देख नहीं रहे हैं सर, हम हर किसी को देख रहे हैं, जैसे भगवान हर किसी को देख रहे हैं ना, यहाँ पे दुनिया में कौन क्या कर रहा है। जब लोग मान लो बहुत कमज़ोर होता है तो क्या बोलता है, तुम्हारा सब चीज़ देख रहे हैं भगवान, तुमको फैसला होगा बाद। वही बात है, तुम क्लासरूम में तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यहाँ का भगवान हम हैं, वो हम देख रहे हैं। तो जब तक छोड़ रहे हैं, हिसाब किताब किसी दिन हो जाएगा। इसीलिए कंसंट्रेट करो। फिजिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम खुद से पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहेंगे नहीं कि इसमें तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। हो गया। चलो अब ध्यान से सुनना है कि अब ये चार्ज रिंग अब दो टाइप के हो सकते हैं। एक मान लो कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना है कि ये हमारा कंडक्टर बॉडी है,
एक बार मान लो जो चार्ज रिंग है वो कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर ले लिए, नहीं हो सकता है आपका वो सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, कॉपर का हो या आयरन का हो। अब हम जो रिंग ले रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटर, तो हो सकता है प्लास्टिक का रिंग हो, हाँ या ना, हो सकता है कांच वाला रिंग हो। तो लिखो दूसरा पॉइंट, इसको कंप्लीट कर लिए हो ना। ये दोनों बात, ये अलग और ये अलग, ये अलोंग द लेंथ कैलकुलेशन है और ये ड्यू टू द चार्ज कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो चलो लिखो अब, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली, अच्छा ये तो यूनिफॉर्मली वाला ना, अभी कंडक्टिंग का, नॉन कंडक्टिंग का अलग करेंगे, पहले नॉन यूनिफॉर्मली वाला कर लें। दूसरा कि फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, 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 पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो चलो तो ध्यान दो, हम लोग एक रिंग ले लिए, तो कंडक्टर जब भी हम लोग लेते हैं तो जनरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूनिफॉर्मली ही लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग जब मटेरियल लेंगे तो क्या होता है कि जहाँ पे चार्ज को रख देते हैं वो वहीं पे रहता है, हाँ या ना। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर में तुम जिस पोजीशन पे चार्ज को रख दोगे वो वहीं पे रेस्ट में रहेगा। तभी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज रेस्ट में नहीं होता तो ये चैप्टर पढ़ते ही नहीं, इस चैप्टर की बात ही नहीं होती। तो इंसुलेटर, तो मान लेते हैं कि इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना चार्ज का, वो क्या है, दिख रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्मली। इसका सेंटर हम लोग ले लिए O और इसका रेडियस जो है आपका R। तो देखो पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसको कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। इसका सीधा कहना है कि अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव रहेंगे तो इसके कारण जो पोटेंशियल तुम निकालोगे तो K, तो 1/4πε0 तो होगा ही होगा। टोटल कितना चार्ज है, Q टोटल डिवाइडेड बाय, लिखो, यानी नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा तो आपका यही वैल्यू आएगा। आगे बढ़ें, तीसरा पॉइंट, चलो फिर उसके बाद आगे डिस्कशन हम लोग कल रखेंगे। ये सब क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, क्वेश्चन अपने आप सब बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो तीसरा पॉइंट लिखा जाए कि पोटेंशियल ड्यू टू हाफ चार्ज रिंग, या पोटेंशियल ड्यू टू हाफ रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू हाफ रिंग एट द सेंटर, पोटेंशियल ड्यू टू हाफ चार्ज रिंग कर लेना, हाफ चार्ज रिंग एट द सेंटर, पोटेंशियल ड्यू टू हाफ चार्ज रिंग एट द सेंटर। तो देखो तो बाबू रे, हाफ चार्ज रिंग यही ना, अब इसका सेंटर हो तो ये भी रेडियस R। अब मान लो तुम इस पर कितना चार्ज दे दिए हो, Q, तो चाहे ये बेंट, बोले ना डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, डायरेक्शन से कोई लेना देना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से πr करोगे, अरे हाँ या ना। यहाँ पे अगर आप करोगे तो इंटीग्रेशन में टोटल Q करोगे तो इसका भी तो Q/R ही ना हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि हर चार्ज एलिमेंट इससे तो R डिस्टेंस पे ही है, इसका भी पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नोट करो। इसी में यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, देखो यही फॉर्मूला से इसको भी निकाल लें, यही फॉर्मूला से देखो यहाँ पे 0 से πr करोगे ना, तो यहाँ पे लेमडा के जगह पे क्या पुट करोगे, Q/πr, काहे कि πr मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, Q/πr इंटू πr, तो πr से πr तो Q/r ही ना बचेगा। चलो तो आज का इतना ही हमारा टॉपिक, इसके आगे अब कल डिस्कशन करेंगे। कल आप लोग का तो पहले टेस्ट का जो टाइम होगा ऑफिस से मिल जाएगा, तो उसके बाद